रिवीजन हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन जो इन्वेस्टिगेशन का है, अगर आप इसको ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो ये भी डेफिनेशन नहीं है। अगर कायदे से पढ़ेंगे तो इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ अगर आप पढ़ेंगे तो, हालांकि सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट है, सेक्शन है वो कहलाता है, कहा जाता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर है, लेकिन लिटरल मीनिंग में, लिटरेचर की भाषा में डेफिनेशन नहीं है। कैसे नहीं है वो भी देखो। यहां पर जो बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, यहां पर इंक्लूड करने के लिए बात करता है, इसका मतलब कुछ और भी है उसके साथ इंक्लूड करने के लिए कहता है। किसको इंक्लूड करने के लिए कहता है, जरा ध्यान से सुनना। ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी सीआरपीसी के अंदर होने वाले सारी कार्रवाइयों को इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। सीआर इंक्लूड कर लो, बोला इंक्लूड कर दो, डेफिनेशन ये कह रहा है कि इंक्लूड कर दो। सो इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। किस बात के लिए, बोला कि सीआरपीसी के अंदर वो सारी कार्रवाइयां, वो सारे प्रोसीडिंग्स जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, और वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का काम कोई पुलिस ऑफिसर करता है या वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का काम कोई दूसरा पर्सन करता है अदर देन ए मैजिस्ट्रेट, जिसको कि मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया हुआ है, तो उसी को हम इन्वेस्टिगेशन शब्द के अंदर इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे ऐसा बोला, इंक्लूड्स। तो अगर इसको आप ब्रेक करके पढ़ना सीखोगे ना तो देखिए ऐसे निकलेगा ये इन्वेस्टिगेशन, यहां पर क्या बोला, इंक्लूड्स। किसको इंक्लूड करने बोलता है, ध्यान दीजिएगा, तो इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स, ऐसे ऑल दी प्रोसीडिंग्स। कहां कहां की प्रोसीडिंग्स, तो अंडर दिस कोड, दिस कोड का मतलब सीआरपीसी। किस लिए, तो कौन सी प्रोसीडिंग्स, ऑल दी प्रोसीडिंग्स। कौन सी प्रोसीडिंग्स, तो यहां से देखना कौन सी प्रोसीडिंग्स, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ऐसा कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो प्रोसीडिंग कौन सी होगी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की प्रोसीडिंग हो रही है। तो हर एक वो प्रोसीडिंग, ध्यान से सुनिएगा, हर एक वो प्रोसीडिंग जो सीआरपीसी के अंदर आती है, हर एक वो प्रोसीडिंग जो उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात होती है, उन सारे प्रोसीडिंग्स को इन्वेस्टिगेशन शब्द के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब ये कहा गया कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अब कौन करता है, तो इसका जवाब फिर आगे मिला, बाई ए पुलिस ऑफिसर। ऐसा बोला, पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कहा है। अब पुलिस ऑफिसर में भी झोल है, मैं बताऊंगा वो बड़ा सा झोल। भाई ये पुलिस ऑफिसर, और कौन करता है, बाई एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन। कौन सा पर्सन, जिसको कि मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया हुआ है, वो इज ऑथोराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट एंड अदर देन मजिस्ट्रेट। अदर पर्सन में, एनी पर्सन में मजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जिसको मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है, ऑथोराइज करता है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यानी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, एनी अदर पर्सन कर सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं फिर से, एनी अदर पर्सन में, एनी अदर पर्सन वही पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है, या जिसको मजिस्ट्रेट सीधा बोलो ऑथोराइज करता है। यानी अगर किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज नहीं किया है तो क्या वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अपार्ट फ्रॉम अदर देन पुलिस ऑफिसर? आंसर चाहिए मेरे को, बोलिए। नो सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्वेश्चन यही था, जो क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए इतना दूर मेरे को आना पड़ा। पुलिस और ये टेक्निकल चीजें हैं, आपको वहां देखना पड़ेगा कि क्या इसको इन्वेस्टिगेशन करने का पावर था जो बंदा लेके आ रहा है आपके सामने मटेरियल। अगर ये इरेगुलरिटी है तो क्या ये क्यूरेबल है, इसका असर पड़ेगा, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा कि नहीं होगा।
यानी जिस बंदे को मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज ही नहीं किया, क्या वो कर सकता है? देखिए बेसिकली अगर हम लोग बोलें तो मैं आपको बताता हूं, एक ईडी का केस है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन, सुप्रीम कोर्ट का है, 1994 का केस है। उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन प्रॉपर आया था। उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से कहो कि डिफाइन किया गया था। मैं नाम बता दे रहा हूं, लिख लेना, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन। AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 1775। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कोर्ट, जहां कहते हैं कोर्ट वहां पर कहना पड़ता है भाई। इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी की बात नहीं कर रहा था कोर्ट कि इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय ये नहीं कहा। इसने कहा सर्च फॉर मटेरियल एंड फैक्ट्स। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये मीनिंग बताया, सर्च होता है। किस बात का सर्च? सर्च फॉर मटेरियल्स। किस बात का सर्च? सर्च फॉर मटेरियल एंड फैक्ट्स। तथ्यों का सर्च करना, खोजबीन करना, मटेरियल्स का खोजबीन करना। किस लिए करना इन सब चीजों का खोजबीन? इन ऑर्डर टू, किस लिए? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट क्या, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, क्या कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। वेदर और नॉट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, क्या कोई अपराध हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब इसमें एक झोल क्या था, इसमें प्रॉब्लम क्या था, वो मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूं। देखिए पुलिस दो तरह की होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मोटे तौर पर अगर हम लोग बाइफरकेट करें, उसका डिवीजन करें तो उसको भी पुलिस, जैसे कस्टम ऑफिसर है, क्या कस्टम ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? क्योंकि जो थाने वाला पुलिस है, जो आपको दिखता है पुलिस स्टेशन में जो बैठा रहता है, जो आजकल देख रहे हैं जिसको मार दिया, वो क्या नाम है, विकास दुबे साहब ने, तो जो थाने वाला पुलिस है उसके बारे में तो सबको पता है कि हाँ भाई वो इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन जो कस्टम ऑफिसर है, क्या वो पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा? क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? नो सर। जबकि कस्टम ऑफिसर को कंप्लेंट लॉन्च करने का पावर है, कस्टम ऑफिसर कंप्लेंट लॉन्च करता है। तो देखिए यहां पर एक बात मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूं, इन्वेस्टिगेशन के मामले में एक बात बड़ी क्लियर यहां पर कही गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करे या कस्टम ऑफिसर करे। कस्टम ऑफिसर हालांकि कंप्लेंट लॉन्च करता है, कंप्लेंट बोलते हैं टेक्निकली उसको, हम लोग उसको रफली बोल देते हैं कि भैया वो एफआईआर है, लेकिन टेक्निकली इट इज ए कंप्लेंट। तो वो बात यहां पर कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन यहां से जो निकला था, वो मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पे अब लेके आता हूं। क्वेश्चन ये था कि क्या कस्टम ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सीधा सा क्वेश्चन ये था। अब इसका जवाब क्या देंगे? Yes, sir. कस्टम ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता? नो सर, नो सर, बिकॉज कस्टम ऑफिसर इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट अनटिल और अनलेस, जब तक वो ऑथराइज नहीं होगा तब तक वो एनी पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। इवन दो मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज नहीं किया है, बट उसके एक्ट ने तो उसको ऑथोराइज किया है ना सर, उसके लॉ ने तो उसको ऑथोराइज किया है ना। तो कस्टम ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ये इसी केस में आया था, जो केस मैं आपको बता रहा हूं, दीपक महाजन
डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। अब इसमें से एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को टेक्निकल बात थोड़ी सी बता देता हूं, वो भी सुन लीजिए ध्यान से। ये एक सेटल्ड लॉ है कि अगर कोई टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं वहीं पर लेके जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन पर। अगर कोई टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन मिलता है पुलिस को रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और पुलिस उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद, डायरी में नोट करने के बाद अगर निकल जाता है पुलिस स्टेशन छोड़ करके, इमीडिएटली लीव्स द पुलिस स्टेशन, whether it amounts to investigation, क्या हम इसको इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं? एक बात। दूसरी बात कि अगर पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिलता है फोन पर रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट मेंशनिंग दी, मेरी बात को ध्यान सुनना, विदाउट मेंशनिंग द नेचर ऑफ द क्राइम, whether it is an FIR, whether it is an information of the commission of a cognizable offense, इसको हम मान सकते हैं? yes or no? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? फोन पर पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया गया, अपराध हुआ है, लेकिन किस नेचर का अपराध हुआ ये नहीं बताया गया, तो क्या ये FIR होगा? क्या ये इंफॉर्मेशन होगा? कोर्ट ने कहा कि ये इंफॉर्मेशन के रिपोर्ट हैं, लेकिन ये FIR नहीं है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि अनलेस, जब तक कि किसी अपराध के होने का नेचर ऑफ द ऑफेंस इज नॉट मेंशन्ड, इट डज नॉट अमाउंट्स टू FIR। इन केस ऑफ कॉग्निजेबल, ऑफ कोर्स कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होगा। इसीलिए कहा कि अगर पुलिस वाले, ध्यान से सुनिए, बहुत ही टेक्निकल बात आपसे शेयर कर रहा हूं, हायर जुडिशरी वालों के लिए भी है, लोअर के लिए, सबके लिए है। अगर किसी भी ऐसे मैसेज के ऊपर, ऐसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर पुलिस निकल जाती है पुलिस स्टेशन को छोड़ करके, जिसमें अपराध का नेचर नहीं बताया गया है, इट डज नॉट अमाउंट्स टू एन इन्वेस्टिगेशन। यानी पुलिस स्टेशन को छोड़ देना पुलिस वालों के लिए, यानी पुलिस स्टेशन से छोड़ करके निकल गए आगे, इट डज नॉट, ये नहीं कह सकते पुलिस वाले कि हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, ये कहने का मतलब इट डज नॉट अमाउंट्स टू एन इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे सर इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? इन्वेस्टिगेशन तब होता है कि जब किसी अपराध का नेचर के साथ उसका इंफॉर्मेशन दिया जाए। यहां भाई मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया है, ये हो गया, वो गया, क्लियर कट बता दिया जाए कि हाँ, क्रिप्टिक नहीं होना चाहिए, कोई गोल झोल की भाषा में नहीं होनी चाहिए। जो मूवी देखे थे ना, उसमें मर्डर हो रहा है, उस टाइप के इंफॉर्मेशन पे चला जाता है अजय देवगन, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर नेचर ऑफ द ऑफेंस। अगर नेचर ऑफ द ऑफेंस का पता चलता है और उसके बाद पुलिस डायरी में, केस डायरी में नोट, केस डायरी कर रहा हूं, स्टेशन डायरी में नोट करके अगर पुलिस वाले निकल जाते हैं स्पॉट की तरफ, तो इसको आप इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन? अभी आप लोगों का पावर में शेयर करने वाला हूं कि व्हाट इज योर पावर्स रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। एक मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, जानना चाहिए। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। अगर आप पुलिस घटना स्थल की तरफ रवाना होती है, प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में और क्या इंक्लूड होता है? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस का असरटेनमेंट। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस का असरटेनमेंट, अगर ये निकालने के लिए निकल गई तो। इसके अलावा अगर डिस्कवरी एंड अरेस्ट, ये भी इन्वेस्टिगेशन होता है, ध्यान देना, डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन या सस्पेक्टेड ऑफेंडर, ये भी होता है इन्वेस्टिगेशन। कलेक्शन ऑफ एविडेंस,
ये भी होता है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन कलेक्शन ऑफ एविडेंस में क्या होगा? एविडेंस का मतलब साक्ष्य होता है, साक्ष्य का मतलब गवाह भी हो सकता है, क्योंकि एविडेंस मतलब क्या होता है? रिटन एज वेल एज ओरल। तो अगर कोई इंसान आकर के कोर्ट में कुछ बोलता है या पुलिस के सामने बोलता है, वो भी एविडेंस है। अगर कोई डॉक्यूमेंट देता है, ये भी एक एविडेंस है। सो इसमें क्या आएगा? एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग अक्यूज्ड, किसी से पूछताछ किया तो ये भी हो गया कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसके अलावा सर्च ऑफ प्लेस, किसी भी स्थान का सर्च करना। सीजर ऑफ थिंग, जब्त कर लेना किसी चीज को, सीजर ऑफ थिंग्स, ये भी होता है इन्वेस्टिगेशन। ये सब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। जिनको उतारना उतार लीजिए। अब मेरा एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक मजिस्ट्रेट होने के नाते आप इन्वेस्टिगेशन में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपका किसी तरह का कोई हस्तक्षेप हो सकता है सर हो सकता है। या नहीं हो सकता है? हाँ जी। नो सर, नो सर, हो सकता है सर। बहुत लिमिटेड है सर, बहुत लिमिटेड। हाँ, लेकिन हो सकता है ना। क्या क्या कर सकते हैं आप इन्वेस्टिगेशन में? सर डायरेक्शन दे सकते हैं सर अंडर 159 सर। अच्छा, और सर रिजेक्ट कर सकते सर पुलिस रिपोर्ट को सर रिजेक्ट कर सकते हैं सर, उनका इन्वेस्टिगेशन को। वो तो ट्रायल की बात आ गई ना फिर। देखिए, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको नाम ही बता देता हूं, नाम ध्यान से याद कर लेना। ये बड़े काम का केस है, अगर एडवोकेसी करते हैं तो भी। सकीरी बासु वर्सेस, यूपी का ही केस है भाई, बाहर का नहीं है। प्रतीक को आसानी होगी, बाकी लोग को भी आसानी होगी। 2008 SC 907, सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2008 SC 907। ये वो केस है। इस केस के अंदर दो बातें बड़ी क्लियर कही गई थी, ध्यान से सुनना, याद रखने की कोशिश करना। और ये दोनों बातें रिलेटेड हैं इन्वेस्टिगेशन से। सकीरी बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कभी हां भी बोला है और ना भी बोला है, दोनों बोला है। यस और नो दोनों कहा है। यानी कि एक मजिस्ट्रेट दखल दे भी सकता है, दखल नहीं भी दे सकता है, हस्तक्षेप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसमें कहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3, 156(3) 156 सब सेक्शन 3 उसके एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है, मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? सेटिस्फाइड है। इफ मैजिस्ट्रेट आफ्टर ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 CRPC इज सेटिस्फाइड कि भैया प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन डन। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन डन और इज नॉट बीइंग डन। दो चीजें, हैज नॉट बीन डन नहीं किया गया, इज नॉट बीइंग डन नहीं किया जा रहा है, बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। अगर 156(3) में कहानी बनती है तो तब यहां पर कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, मजिस्ट्रेट कैन सर्टेनली, द वर्ड इज सर्टेनली, सर्टेनली, so magistrate can certainly direct the officer in charge of the police station to make a proper investigation। अगर प्रॉपर तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है तो वो सर्टेनली डायरेक्शन दे सकता है। मजिस्ट्रेट कितनी औकात है, आप चाहो तो करवा सकते हो इफ यू आर इन प्रैक्टिस, इसका जजमेंट कोर्ट करके।
So direct the officer in charge of the police station to make a proper investigation. इतना तो कर सकते हैं, इसके बाद एक और काम कर सकते हैं एक मजिस्ट्रेट, एंड कैन फर्दर मॉनिटर द सेम ऑल्सो, उसको मॉनिटर भी कर सकता है। दो वहां साफ साफ कहा कोर्ट ने, दो ही शुड नॉट हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट, मजिस्ट्रेट शुड नॉट हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेट, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, बट स्टिल ही कैन मॉनिटर द सेम। यानी दो चीजें हो गई, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकता है कि ठीक से करो काम, और दूसरा मॉनिटर भी कर सकता है, मॉनिटर भी कर सकता है। तो इस केस को याद रखना, सकीरी बसु स्टेट ऑफ यूपी, और आज का केस नहीं है, 2008 का ही केस है, 12 साल हो गए इस केस को। इसी केस में एक बात और निकल के आई थी, जो दूसरी बात बता रहा हूं, यह निकल के आई थी कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब कुछ सही है, तब वो इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसको लगता है कोर्ट को कि किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ओके है, तो चलने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसी केस में तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सकीरी बसु से ही। इसी केस में से निकल के आया था कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत फाइल नहीं किया जा सकता है पिटीशन फॉर फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर, यानी एफआईआर करवाने के लिए 482 सीआरपीसी का सहारा नहीं लिया जा सकता है। तो सवाल उठता है, द क्वेश्चन बिफोर अस, कि अगर पुलिस वाला एफआईआर ना करे तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। तो इसका जो रेमेडी अवेलेबल है वो सीआरपीसी में ही अवेलेबल है। सीआरपीसी का सेक्शन 36, सीआरपीसी का सेक्शन 154 सब सेक्शन 3, सीआरपीसी का सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 और 200 ऑफ द सीआरपीसी। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो दीज आर द रेमेडी अवेलेबल इटसेल्फ इन द सीआरपीसी। इन्वेस्टिगेशन में एक बात और जानना चाहिए आप लोगों को, मजिस्ट्रेट की औकात नहीं है, मजिस्ट्रेट हैज नो पावर। ये केस पूछा गया है, मैच मेकिंग में पूछा है, प्रीलिम्स में, आरजेएस का क्वेश्चन है ये। और क्यों है आरजेएस का क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता रहा हूं, आप भी हंसेंगे रीजन जान के। सबके पीछे लॉजिक होता है, आप भी समझदार हैं, आप सब एडवोकेट है, मतलब इंटेलिजेंट ग्रुप है। इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए सीबीआई से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे किसी केस का, ऐसा ऑर्डर पास करने की औकात मजिस्ट्रेट के अंदर नहीं है, लेकिन ऐसा किया और ये राजस्थान में हुआ। और 1974 में लागू होने के बाद सोचिए 2001 का रिपोर्टेड केस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। केस का नाम है सीबीआई वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान ही इसमें पार्टी है और राजस्थान में ही पूछ लिया गया प्रीलिम्स में। 2001 वॉल्यूम 3 SCC 333। तो सवाल उठता है मजिस्ट्रेट की औकात नहीं है तो औकात किसकी है भाई? हु कैन? आंसर मिला हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दे सकता है। अब कहां दे सकता है भाई? किस सेक्शन के तहत दे सकता है? एनीबॉडी कैन गिव द आंसर। हाई कोर्ट किस सेक्शन के तहत ऑर्डर कर सकता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी आर्टिकल के तहत? हाँ 482 सीआरपीसी सर। नहीं, 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कर सकता है। ये इसी केस से मैं बता रहा हूं, अलग से नहीं बता रहा हूं। सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ही ये बात निकल के आई थी कि आर्टिकल 226 226 के तहत हाईकोर्ट को इतनी औकात है, हाईकोर्ट को इतना पावर है कि वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। उसको राज्य से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है।
मतलब राज्य को छोटा कर दिया। ऐसे नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि किसी भी मैटर में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब एक सीएम उसमें रिकमेंडेशन करेगा तो होगा। जब तक सीएम उसमें रिकमेंडेशन नहीं करेगा तब तक उसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रख लीजिए। नाउ एक बार और आप लोगों से शेयर करता हूं, उसको भी जरा अगर जवाब दे पाओ तो अच्छी बात है। सर ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है, हाई कोर्ट का डिसाइडेड है? सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड है सर, एससीसी ठीक है लिखा सर। हुआ है। अच्छा, हाँ सर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने रखता हूं मैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज के मामले में इन्वेस्टिगेशन कब प्रॉपरली कमेंस होता है? हाँ जी, बता सकता है कोई? सर एक बार रिपीट कर, एक बार रिपीट कर। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज के मामले में कब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कमेंस होता है? Sir, once the report has been forwarded under section 157 to the concerned magistrate. ओके, और और कब होगा? और कब होगा? मेरा सवाल समझ गए? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन कब प्रॉपरली होता है? इन्वेस्टिगेशन कब प्रॉपरली होता है? आंसर सही है आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। क्या है वो सेक्शन? इंटरव्यू में पूछे तो आपको सब जवाब दीजिए तो अच्छा रहेगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए तो मैं यहां पर बोल देता हूं ताकि सुन के याद रह जाए, सुन के पढ़ के तो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं लोग सुन के। हाँ जी बताइए शैलेंद्र, आवाज गायब हो गया अभी आंसर में, कहाँ चल जाते हैं ये बताइए। आउट ऑफ डोमेन एरिया, कवरेज एरिया से बाहर है। और कोई न्यू कमर? कोई नहीं? नहीं सर, वो रिपोर्ट जब ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करके वो सबमिट कर देते हैं, मतलब प्राइमा फेसी वाली जो रिपोर्ट जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसके बाद जब मजिस्ट्रेट हाँ वो कहते हैं, नहीं सॉरी, वो इसका ऑफेंस हुआ है वो। क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में इन्वेस्टिगेशन कब कमेंस होता है? कब कहेंगे कि शुरू हो गया? इसका आंसर है, ये सेक्शन बहुत सही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में सबसे पहला सेक्शन है 157। ये सही है कि जब पुलिस पहले एफआईआर रजिस्टर करती है, रजिस्टर करने के बाद वो इंफॉर्मेशन 24 घंटे, यही वो सेक्शन है जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजना होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ कि भाई हमारे यहाँ एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है, इसी अपराध का हुआ है, ये अक्यूज है जो सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें होता है प्रॉपरली 157 के बाद। लेकिन अगर कंप्लेंट केस फाइल होगा तो अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में अगर दिखता है तो यहां से प्रॉपरली कमेंस होता है। अंडर सेक्शन 159 में भी कमेंस होता है। अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी में भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कमेंस होता है। और सब सेक्शन में क्या फर्क है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस करने का जरूरत मेरे को नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस सेक्शंस। ठीक है, तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेंगे तो भी पता चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। सो 157, 156 सब सेक्शन 3, 159, 202 सीआरपीसी, इन सब में होता है। अब एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई इलीगैलिटी होती है तो क्या उससे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलिए। नहीं पड़ेगा फॉर द सर। पर्पस ऑफ ट्रायल? नहीं पड़ेगा सर। सही आंसर है बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इलीगैलिटी होती भी है, ध्यान से सुन लेना, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इलीगैलिटी होती भी है तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
एज फार एज जब तक कि इसमें मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मामला नहीं बनता है, यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन में इलीगैलिटी हो गई तो भी कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में इलीगैलिटी हुई तो भी कुछ नहीं होगा। ये बात आई थी शैलेंद्र नाथ बोस, शैलेंद्र नाथ बोस वर्सेस बिहार, शॉर्टकट मार रहा हूं, बिहार, AIR 1968, सुप्रीम कोर्ट 1292। अब एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, आई डोंट नो कितने लोग आंसर देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सबसे, देखते हैं क्या होता है आगे आंसर। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, नोट कर लें सर फुली। आवाज आ रही है सबके पास? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो जरा ध्यान से समझ के बूझ के आंसर देना, सोच समझ के। उम्मीद करता हूं आप लोग दे ही देंगे, मुझे पता है। हो गया सर, हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ये है कि क्या आप ही के पावर से जुड़ा हुआ है, एक मैजिस्ट्रेट 156 सब सेक्शन, देखिए ये जो अभी हम लोग प्रोविजन डिस्कस करते हैं ना, आप इसको दो एंगल से देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और मजिस्ट्रेट गलती करे तो उसकी आप क्लास लगा सकते हैं कि उसको अपनी औकात नहीं पता है, तो आप उसको बोल सकते भैया तुम अपनी औकात में रहो। और अगर आप मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं तो यू शुड नो योर पावर, यू शुड नो योर लिमिट्स, कि आपकी क्या बाउंड्री लिमिट्स है, आपके क्या पावर्स हैं। कहीं आपके पावर्स ज्यादा हैं और आप उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को हाथ पर बांध के बैठे हुए हैं बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज योर पावर। ये दोनों चीजों से आप दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर मुद्दे पर आते हैं। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल ये है कि क्या एक मजिस्ट्रेट 156(3) 156 सब सेक्शन 3 CRPC के तहत, मजिस्ट्रेट या स्पेशल जज कोई भी कहिए, किसी पब्लिक सर्वेंट के मामले में, मैं बात तो ध्यान सुनना, पब्लिक सर्वेंट के मामले में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है? बताइए। 156 जेन्युइन क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है, सोच के बताओ। 156 सब सेक्शन 3 के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के मामले में इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर पब्लिक सर्वेंट कर सकता है सर, कर सकता है सर, कर सकता है? कर सकता है। नहीं कर सकता सर, नहीं, क्यों नहीं कर सकता है बताइए राजकुमार। परमिशन शायद देना पड़ता है सर। परमिशन तो सर ने बताई थी उसमें कि ट्रायल तक की परमिशन की भी बाद में डाल देगा वो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई आंसर? चलिए ठीक है, आप लोगों ने बोला मैं सुन लिया। और कोई एनीबडी एल्स? हाँ बोलिए शैलेंद्र, आवाज आ रही है? शैलेंद्र कहाँ गायब हो गए क्या? पक्का गायब हो गए। हाँ बाकी लोग, एनीबडी? हाँ ये सर, प्रायर सैंक्शन लेकर के कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन आप दे सकते हैं 156 सब सेक्शन 3 में? हाँ कर सकते हैं सर। देखिए अभी राजकुमार ने जो बोला वो सही आंसर दिया है, भले वो टेक्निकली थोड़ा नहीं बोले लेकिन उन्होंने सही आंसर दिया है। और ये 2013 का एक साइटेड केस है, वहां से आ रहा है। अनिल कुमार वर्सेस MK अयप्पा, 2013, वॉल्यूम 10, SCC 705। यानी एक मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में किसी पब्लिक सर्वेंट के मामले में दे सकता है ऑर्डर, स्पेशल जज हो मजिस्ट्रेट हो दे सकता है ऑर्डर, लेकिन वो तब तक नहीं देगा जब तक कि सैंक्शन ऑब्टेन नहीं कर लिया गया है। और CRPC में ही सैंक्शन ऑब्टेन करने के लिए कहा है, कॉग्निजेंस लेने के पहले। तो जब तक कि सैंक्शन नहीं लिया गया है तब तक आपको आपकी पावर नहीं है कि आप उसके खिलाफ 156 सब सेक्शन 3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर कर दिया है और लोग दे रहे हैं तो वो उतने समझदार हैं या जो भी है, वॉट एवर इट में भी। ठीक है, तो आंसर उनका सही था,
जो भी है, टेक्निकली उन्होंने ये बात नहीं बोली सैंक्शन सब, लेकिन बोला उन्होंने परमिशन लेना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई इज राइट। चलिए ये बात भी हो गई। अब एक रीसेंट मामला लेते हैं, आप लोग सबको पता होगा, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिनिश कर देंगे। क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन से ही जुड़ा हुआ एक मामला आता है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ एक मामला आता है, इनकाउंटर डेथ में इन्वेस्टिगेशन। इनकाउंटर, अभी जो हम लोग रिसेंट केस है, बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे समझदार लोग बैठे हैं। सो इनकाउंटर डेथ में इन्वेस्टिगेशन होता है या नहीं होता है? या दूसरा सवाल, क्या इनकाउंटर डेथ में इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इंक्वायरी भी होती है? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑप्शन नंबर 1। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इंक्वायरी भी होती है, ऑप्शन नंबर 2। क्या होता है? दोनों होते हैं सर। हाँ सर, दोनों, ऑप्शन नंबर 2। सर विकास दुबे के दोनों मामले होता में है सर। इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, जैसे सर विकास दुबे के मामले में इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और एक इंक्वायरी कमेटी भी गठित कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल ठीक है, Yes. हाँ सर बिल्कुल सही है।